हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ट्रैवल मैन। मैं हूं वसीम भारद्वाज, आपका होस्ट दोस्त। और एक बार फिर से लेके आए हैं आपके लिए साउथ कोरिया वीज़ा पे वीडियो। और इस बार मेरे साथ हैं एक स्पेशल गेस्ट जिन्होंने काफ़ी बार कोशिश की है अप्लाई करने की साउथ कोरिया का वीज़ा। तो वो आज हमारे साथ इसलिए हैं बिकॉज वो अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहते हैं इसके अंदर, और चैलेंजेस शेयर करना चाहते हैं बेसिकली कि क्या उनको फीडबैक मिला है एम्बेसी की तरफ से जब उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने 2 या 3 बार रिजेक्शन भी फेस किए हैं साउथ कोरिया के वीजा में। तो इस चीजें में वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि बेसिकली कहाँ पे चैलेंजेस आए हैं, क्या एक्सपीरियंस था, फीडबैक क्या मिला, क्या मतलब जब आप अप्लाई करते हैं रिजेक्शन करते हैं तो रीजन उनको क्या दिया गया, और वगैरह वगैरह चीजें कि किस तरीके से इन्होंने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं। आपको पता है कि पिछले कुछ टाइम के अंदर मैंने बहुत सारी वीडियोस भी डाली साउथ कोरिया वीजा पे, और हमने रिक्वायरमेंट्स भी शेयर की हैं आपके साथ, चैलेंजेस भी शेयर किए हैं। क्या आते हैं, बैंक स्टेटमेंट्स को किस तरीके से मेंटेन करना है वो भी आपके साथ शेयर किया है। हालांकि अगर मैं बैंक स्टेटमेंट्स की बात करूं यहाँ पे, या हम बात करें कि जो आपका बैंक बैलेंस है कितना होना चाहिए, तो बेसिकली ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है अगर आप लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को रिवाइज करें। इस वीडियो में हम वो भी देखने जा रहे हैं कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अभी क्या है, अगर खासकर आप दिल्ली से अप्लाई करते हैं, किसी और रीजन से भी करते हैं। तो कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फंड्स को लेके नहीं है, लेकिन हम लोग इंसिस्ट इसलिए करते हैं इन टॉपिक्स को बिकॉज ये बैंक स्टेटमेंट आपसे मांगते हैं, उसे रिव्यू करते हैं, और बैंक स्टेटमेंट में आप बताइए कि वो क्या देखेंगे, राइट? बैलेंस देखेंगे आपका, किस किस्म से आपने कंसिस्टेंसी बना के रखी है बैलेंस के अंदर। ओके, एनीवेज, लेट्स कम बैक टू द वीडियो, कम बैक टू द टॉपिक, एंड वेरी वेलकम अरिंदम फॉर जॉइनिंग अस टुडे। कैसे हैं आप? हेलो सिम भाई। बढ़िया हूँ सर, आप बताओ। नाइस 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 मीटिंग यू, एंड थैंक्स फॉर योर टाइम कि आपने इतना टाइम निकाल के हमारे साथ जो है ये जूम सेशन किया है। इस वीडियो को फाइनली हम अपलोड करेंगे फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। काफी अच्छा रिस्पांस लोगों का यहाँ पे देखने को मिला है साउथ कोरिया वीजा की वीडियोस को लेके। तो अनंतम, हम सबसे जी पहले शुरू करेंगे कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए, आपने कितनी बार वीजा अप्लाई किया। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पॉज लेके स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या क्या एक्चुअली ओरिजिनली डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो आप अपना ओरिजिनल पासपोर्ट लगाते हैं जिसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने की होनी चाहिए। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपको लगानी चाहिए। वीजा एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना पड़ता है, उसके बारे में भी हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में बात की है। ऑक्यूपेशन प्रूफ और एम्प्लॉयमेंट प्रूफ अगर आप सर्विस करते हैं वो आपको यहाँ पे लगाना पड़ता है। 1 साल की आपको सैलरी स्लिप्स लगानी पड़ती हैं। फोटो कॉपी आईटी रिटर्न वगैरह जो होती हैं लास्ट 2 इयर्स की, वो आपको लगानी पड़ती हैं। ठीक है। अगर आप जी कंपनी चलाते हैं तो 3 साल की आईटीआर यहाँ पे आपको लगानी पड़ जाती है, और बैंक स्टेटमेंट जो होती है 6 महीने की, वो भी आपको अटैच करनी पड़ती है अपनी एप्लीकेशन के साथ। प्लस अगर आप कंपनी चलाते हैं तो या कंपनी रजिस्ट्रेशन कॉपी या प्रूफ आपके पास होना चाहिए, बिजनेस प्रोफाइल की डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। उसके लिए प्रॉपर फॉर्मेट होता है बेसिकली, वो मेरे साइट पे भी अपडेटेड, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप उसे यूज भी कर सकते हैं वीजा एप्लीकेशन के लिए। हेल्थ कंडीशन फॉर्म आपको एक स्पेसिफिकली भरना पड़ता है, और ये अभी भी मैंडेटरी है अनफॉर्चुनेटली, जो भी है ये हमें भरना पड़ेगा। जी और इसकी जो फीस है लगभग, अगर आप देखें, अगर नॉर्मल फीस लेते हैं तो 2800 रुपए की पड़ती है, या एक्सप्रेस सर्विस लेते हैं तो 4900 का पड़ते हैं। पर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप नॉर्मल फीस ही लें, एक्सप्रेस सर्विस के चक्कर में ना पड़े। कोई वीआईपी ट्रीटमेंट कुछ खास नहीं मिलता, बस ये होता है कि आपको क्यू के अंदर वेट नहीं करना पड़ता। एनीवेज, वीएफएस के चार्जेस यहाँ पे कुछ रहते हैं। अभी आप इंडिया में वीएफएस के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं तो 1380 रुपए जो है आपको कुछ पे करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा ऑन द टॉप ऑफ 2800 अगर आप नॉर्मल सर्विस लेते हैं वीजा की। ओके अरिंदम, कमिंग बैक टू द वीडियो, आप दिस इज योर शो टुडे। ओके, दिस इज नॉट अ मोनोलॉग कि सिर्फ मैं बोलूं। तो आज जो है आप अपना एक्सपीरियंस शुरू करें कि आपने पहली बार कब एप्लीकेशन को अप्लाई किया, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए, और उसके बाद कितना टाइम लगा, और उसके बाद जब आपको फीडबैक मिला वो आपको क्या मिला। कुछ आप एक्सपीरियंस अपने शेयर करना चाहते हैं? जी यस सिम भाई। सो मैं एक कोरियन एग्जाम है, लैंग्वेज टेस्ट है जिसका नाम है टॉपिक। हम्म। सो मैंने टॉपिक 1 के लिए अप्लाई किया था। इंडिया में भी ये टेस्ट होता है, बट इंडिया में सीट्स बड़ी लिमिटेड है इसके लिए। जी। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग इज दैट कि लाइक वैसे तो 2 साल में, सॉरी 1 साल में 2 बार होना है इसको। हम्म। बट कभी कभी कैंसिल हो जाता है, साल में एक बार ही होता है, तो चांसेस हमारे लिए कम हो जाते हैं। तो हम्म। तभी मैंने सोचा कि क्यों ना जाकर साउथ कोरिया से जाके डायरेक्ट दे दिया जाए। सीट्स की अवेलेबिलिटी भी होती है बिकॉज कंपटीशन कम होता है वहाँ पे। हम्म। तो मैंने जाने का प्लान किया। सो एग्जाम जो डेट आई थी, दैट वाज फॉर 7 अप्रैल। 7 तारीख, इस महीने की 7 तारीख को थी, अप्रैल की। ओके। और मैंने वीजा अप्लाई किया था अराउंड 7 या 8 मार्च को, होली के जस्ट पहले, 2 दिन पहले। हम्म।
तो अब यहाँ पे मैंने मुझे नहीं पता ये मेरी गलती थी कि क्या था, मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस अप्लाई किया था, जी। क्योंकि मुझे मुझे लगता था कि यदि रिजेक्शन हो जाएगा तो मैं दोबारा अप्लाई करने का मेरे पास टाइम होगा, क्योंकि वीजा जल्दी आ जाएगा मेरे पास, राइट तो राइट। दोबारा अप्लाई कर सकता हूँ मैं, मेरे पास टाइम रहेगा, इसलिए मैंने एक्सप्रेस अप्लाई किया था, ताकि गुंजाइश न रहे कोई गलती की। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो मेरा पासपोर्ट ओरिजिनल, मैंने पूरी पासपोर्ट की कॉपी मैंने स्कैन करके लगाई थी, हम्म। सारे पेजेस, ऑल लीफलेट्स, और बैंक स्टेटमेंट, मुझे पूरा 1 साल का बैंक स्टेटमेंट, जिसमें मैंने कि अपनी सैलरी जो क्रेडिट होती थी हर महीने, वो मैंने हाईलाइट करके भेजी थी। और हेल्थ चेकअप का एक हेल्थ का डॉक्टर फॉर्म होता है, जिसमें पूछते हैं कि रिसेंटली आपने कहीं इन कंट्रीज में, चाइना या साउथ ईस्ट एशिया किसी और कंट्री में गए कि नहीं गए, ट्रैवल हिस्ट्री ये दिखता होता है उसमें। है। जी, ट्रैवल हिस्ट्री। और रीसेंट ट्रैवल हिस्ट्री, मतलब कि विद इन लास्ट 5 इयर्स में कहीं और गया था कि नहीं गया था कहीं पे मैं। एंड जनरली यही चीजें हैं बेसिकली। हम्म। और सैलरी स्टेटमेंट हो गया। कंपनी प्रूफ भी अगर आप सर्विस करते हैं तो आपने, कंपनी प्रूफ, हाँ जी, हाँ जी। एम्प्लॉयमेंट प्रूफ। और भी कंपनी प्रूफ की, कंपनी से एक रिटर्न ऑथराइजेशन की, हाँ मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ और मैं इस कंपनी का इतने दिन से अभी तक का एम्प्लॉय हूँ, मैं करंटली मैं एम्प्लॉय हूँ, तो एक कंपनी से रिटर्न प्रूफ चाहिए। हम्म। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने लगाए थे, डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी नहीं थी मेरी। जिस दिन मैं गया हूँ, मुझे हार्डली मेरे को डॉक्यूमेंट सबमिट करने में, आई थिंक इट जस्ट 8 से 10 मिनट का टाइम लगा मुझे। सारे डॉक्यूमेंट्स चेक थे मेरे, उसमें कोई कमी नहीं थी। सबमिट करा, दो फोटोकॉपी, दो पासपोर्ट साइज फोटोज लगती है, हम्म। जो कि एक आपके फॉर्म पे लगेगा, एक आपके पासपोर्ट पे लग के चला जाता है, अटैच होकर चला जाता है। राइट, वो वीजा की स्टिकर वीजा होगा, राइट, तो इसलिए उस पे उसके लिए चाहिए होगी रिक्वायरमेंट जी, उसको। जी, जी। ये फोटो की तो स्पेसिफिकेशंस नॉर्मल सिर्फ पासपोर्ट साइज फोटो या कुछ 3x5 4x5 कुछ ऐसी स्पेसिफिकेशंस है? ये 4x4 है। 4x4 तो मतलब ये एक वीजा ऑन अराइवल पे यूजुअली बड़ी फोटोज लगती है, तो ऐसी दो चाहिए। ये वीजा वीजा फोटोग्राफ है 4x4। ठीक है। डॉक्यूमेंट सारे सबमिट हो गए, उसके बाद मतलब काफी टाइम तक जो इनका कोरियन एम्बेसी की साइट है, विच इज visa.go.kr, इस पे कोई अपडेट नहीं आया। अच्छा। इसमें मतलब कि ऑलमोस्ट 10 दिन तक मेरे को दिखाया कि खाली एप्लीकेशन एक्सेप्टेड, एप्लीकेशन एक्सेप्टेड। फिर अचानक मेरे पास वीजा पासपोर्ट मेरे पास वापस आ गया वीएफएस से। एंड देन उसके कुछ आवर्स बाद अपडेट हो गया कि पासपोर्ट हैज बीन रिजेक्टेड। सो यदि मैं स्क्रीन शेयर करूँ, कर सकता हूँ मैं अपना, तो मैं दिखाता हूँ मेरे को रीजन क्या दिया गया था, मुझे जी पासपोर्ट जी जी, जरूर। जी वीजा गो मेरा। अहेड। हाँ जी। हाँ जी, रीजन दिया कि डिनाइड योर करंट स्टेटस विच इज फैमिली एंड इकोनॉमिक कंडीशंस डू नॉट प्रूव योर रिटर्न विद इन द गिवन पीरियड ऑफ स्टे। ओके। सो मेरा जो स्टे था, बिकॉज आई वॉज गोइंग फॉर एन एग्जाम, जो कि 10 अप्रैल को एग्जाम था, हम्म। तो मेरा जो प्लान था, मैंने फ्लाइट टिकट सब बुक कर रखी थी। मेरा जाने का था फ्राइडे को, जो कि 7 तारीख थी। 8 को मेरा सुबह वहां पहुंचने का था। 9 तारीख को एग्जाम था, 10 तारीख की वापसी थी, मेरी रिटर्न था, मेरा रिटर्न टिकट भी था। जी। होटल बुकिंग भी हो रखी थी, और फ्लाइट टिकट्स मेरी कंफर्म थी। ओ। लाइक इट वाज नॉट कि मुझे पे बाद में करना है, इट वाज कंप्लीटली पेड आउट, ओ। सब चीज था। और 3 दिन का था। और क्योंकि इन्होंने कितना कैश मेंटेन करना है अकाउंट में, ये कहीं मेंशन नहीं है। ठीक है। However, मतलब कि जो एक इंटरनेशनल नॉर्म्स है कि अकाउंट में आपके $2,000 होने चाहिए जी। फॉर इंटरनेशनल ट्रिप, लाइक। फॉर एनी और ट्रिप। मे बी $100 पर डे के हिसाब से, $100 पर डे के हिसाब से अकाउंट में होना चाहिए। तो हम्म। उस हिसाब से मैंने, मतलब कि होता तो $300 है, बट आई मेंटेन अराउंड $2,000 यूएसडी करेक्ट। हम्म। मेंटेन कर रखा है मैंने, और मैं शो किया कि ये मेरे अकाउंट में है। प्लस जो हम्म। प्लास्टिक करेंसी है, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह, वो तो है ही है। हम्म। ठीक है, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट मुझे ये रीजन समझ में नहीं आया कि फैमिली प्रॉब्लम, मे बी आई एम अनमैरिड एंड आई डू नॉट हैव लायबिलिटीज ओवर हियर, लाइक कोई ऐसा बॉन्डिंग नहीं है मेरे पास कि मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, मे बी दैट कुड बी द रीजन, कि इनको लग रहा है कि मैं वहां पर 3 दिन में जाके मैं वहां पे जॉब ढूंढूंगा या वहां पे रहूंगा। आई डोंट नो द रीजन। हम्म। बट ये था कि मेरा 3 दिन तक वापस आना मुझे, मेरा शॉर्ट ट्रिप था ये बहुत। और ये चीज आपने कवर लेटर को लगाया नहीं, वैसे कवर लेटर जो रिक्वायरमेंट्स उसमें दिया भी नहीं है, लेकिन आपने कोई कवर लेटर नहीं लगाया होगा अभी तक। नहीं, कवर लेटर नहीं लगाया मैंने। हाँ, बिकॉज तो मैंने, जी जी जी, बताइए। नहीं, मैं बेसिकली मेरा पॉइंट ये था कि अगर कवर लेटर होता है तो कई बार क्या होता है कि जो मान लीजिए अगर उनको क्लैरिफिकेशन चाहिए,
तो यूजुअली फिर उनको कांटेक्ट करना पड़ता है बंदे को। कभी कई रेयर केसेस में होता है, कहीं इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, सबको नहीं बुलाते, बहुत ही रेयर केसेस, किसी भी कंट्री की केस में हो सकती है ये चीज। तो कवर लेटर से बेसिकली ये होता है कि यू आर जस्ट समराइजिंग एवरीथिंग व्हाट योर एप्लीकेशन इज ऑल अबाउट, व्हाट इज योर पर्पस ऑफ ट्रैवल एंड वेयर यू वर्क एंड व्हेन यू विल रिटर्न। तो ये सब चीजें कवर लेटर लगाने से फर्क पड़ती हैं। पर मुझे कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि वीएफएस कवर लेटर अगर आप लेके भी जाओ या कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लेके भी जाओ तो वापस कर देते हैं। इज इट ट्रू? आपने कुछ ऐसा किया है, आपको उन्होंने कोई कागज बदले में लुटाए एप्लीकेशन लगाते वक्त, अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा लगाया हो? नहीं, मैंने जो भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, फॉर एग्जांपल जो मेरा मुझे एग्जाम के लिए जाना था, जी। तो मैंने एग्जाम की साइट के जो भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड थे, जैसे कि उनका स्क्रीनशॉट के मैंने अप्लाई कर रखा है एज अ प्रूफ, बिल्कुल मेरा लगाना यहाँ पे पड़ेगा। और मेरा ये सेंटर है। हाँ, वन मोर थिंग आई लाइक टू शेयर इज दैट वन दिस थिंग कुड आल्सो बी द रीजन फॉर माय कैंसलेशन, हम्म। इज दैट जो मेरा एडमिट लेटर आना था, एडमिट कार्ड आना था मेरे एग्जाम का, जी 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 जी। वो आना था 27 ऑफ मे को। 27 और में? मेरा एग्जाम था 27 ऑफ मे को आना था, दैट वाज मंडे। हम्म और एग्जाम था 9 ऑफ मे। तो आई हम्म। थॉट कि यदि मैं 27 ऑफ मे के बाद अप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास, तो यदि मैं एक्सप्रेस में अप्लाई करता हूँ, मेरे पास फिर भी 10 दिन का टाइम नहीं है मेरे पास। देख। इसलिए मैंने थोड़ा पहले अप्लाई करा था। हम्म। ठीक है। अब आई डोंट नो उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि मेरे पास एडमिट कार्ड नहीं था। लेकिन मैंने फिर बाद में एडमिट कार्ड के लिए पूछा भी कि मेरे पास अब एडमिट कार्ड है, मैं क्या दोबारा लगा सकता हूँ, तो मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ठीक है। मैंने एम्बेसी को ईमेल भी करा था कि ये मेरा वीजा एप्लीकेशन नंबर है, और अब ये मेरा क्योंकि रिजेक्ट हो गया था, हाउएवर मेरे पास ये अब ये डॉक्यूमेंट आ चुका है, सो इफ यू वुड वांट टू गेट इट, मेरे से आपको चाहिए कि नहीं, तो कोई इसको रिस्पॉन्स नहीं आया है। मैंने फॉलो अप ईमेल्स भी करी हैं, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। एक्चुअली होता है ये, बेसिकली एप्लीकेशन क्लोज कर देते हैं अगर वैसे यूजुअली क्या होता है कि अगर हम्म। डॉक्यूमेंट की उनको डिमांड है तो वीएफएस को बोलते हैं कि आपकी वीएफएस की भी साइट है जहाँ पे आप एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करते हो। तो वहां पे ना लिखा हाँ। आ जाता है कि जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, मेरे केस में हुआ था ये, मैंने जापान का जब वीजा अप्लाई किया था अच्छा। तो इन्होंने बोला कि टीडीएस चाहिए। ठीक है, अब फॉर्म 16 चाहिए और टीडीएस चाहिए, तो मुझे दोनों बाद में लगाने पड़े। हालांकि जापान के वीजा के केस में ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन उन्होंने मेरे से एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगे। अगर तो उधर कोई अपडेट नहीं होता स्टेटस, इसका मतलब ये है कि इन्होंने रिव्यू करके एप्लीकेशन को क्लोज कर दिया। इसका मतलब वो मतलब यही है कहने का, इससे दोबारा आपको अप्लाई करके देखना पड़ेगा डाउन द लाइन। तो क्योंकि कोई ठीक है। रिस्पॉन्स ठीक है। नहीं है, पहली बात, रिस्पॉन्स यूजुअली एम्बेसी जल्दी से देती भी नहीं, कोई भी नहीं देती। अगर हम भी बात करते हैं उनसे, कोई क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं तो टाइम लेते हैं वो जवाब देने में। लेकिन अब आपको ये एज अ फ्रेश एप्लीकेशन कंसिडर करना पड़ेगा, नई एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी इस केस के अंदर। जी, तो मैंने आपके वीडियो को जब मैंने देखा, तो मुझे मे भी रियलाइज हुआ कि कवर लेटर मैंने नहीं लगाया, दैट कुड आल्सो बी द रीजन, लाइक एक रीजन हो सकता है ये भी, मे बी, हम्म क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट्स काफी सारे लगाए थे जो मैंने अपना खाली एडमिट कार्ड मेरे पास नहीं था उस टाइम। तो हम्म मैंने जो टॉपिक की साइट है वहां पर जो मैंने वीजा अप्लाई, सॉरी, एग्जाम के लिए अप्लाई किया था, वो पूरा जो मेरा सेंटर पड़ा था कॉन्कुक्स यूनिवर्सिटी साउल में, उसका स्क्रीनशॉट की यहाँ पे मेरा सेंटर पड़ा हुआ है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने लगाए थे, हम्म एडिशनल डॉक्यूमेंट जो थे मेरे। होटल बुकिंग्स के स्क्रीनशॉट्स जो मेल आती हैं, कंफर्मेशन मेल, फ्लाइट की बुकिंग्स, आइटिनरी, उसका भी पूरा लगाया था विद पीएनआर नंबर की हम्म। कंफर्मेशन है, ये पीएनआर नंबर मेरे, फ्लाइट कंफर्म, ये सब लगाया था मैंने। और ये और सारे डॉक्यूमेंट्स गए थे डीएफएस, मतलब उन्होंने स्टेपल करके फॉरवर्ड कर दिया था। जी सो जी। दे डिड नॉट रिटर्न एनी ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स टू, ओके। मतलब ये वो डॉक्यूमेंट्स जो इनके इनके डिस्क्रिप्शन के अलावा दिए थे। करेक्ट। अच्छा, एक चीज मैं आपसे और क्लैरिफिकेशन लेना चाहता हूँ, जैसे कि आप जाना आपने टूरिस्ट वीजा पे ही था और आपका पर्पस था एग्जाम को देना है, अपीयर करना उसके लिए। तो क्या आपको कोई इनविटेशन लेटर आपने मांगा, डिमांड किया, जो आपके टीचर थे या जो यूनिवर्सिटी थी जहां से आप कोर्स कर रहे थे? नहीं, एडमिट कार्ड आई वहां से नहीं थिंक मांगा। सफिशिएंट, जैसे आप बता रहे हैं एडमिट कार्ड इज अ सफिशिएंट प्रूफ एक्चुअली। लेकिन एक जैसे एक ऑथराइजेशन लेटर होता है, कुछ ऐसा आपके टीचर की तरफ से या इमीडिएट सुपरवाइजर हो गया, जैसे जो भी डीन हो गया या कुछ भी ऐसा, कुछ आपको लेटर मिला था, आपने कुछ मांगा, डिमांड किया, या उन्होंने आपको कुछ बताया यूनिवर्सिटी में? नहीं, ऐसा इनकी साइट पे भी कुछ नहीं है, और मैंने भी डिमांड नहीं किया इससे मैंने अच्छा ऐसा अच्छा। कुछ। हम्म उसका ये भी रीजन था मैंने नहीं डिमांड किया, बिकॉज वो यदि मैं इनको डिमांड करता हूँ, वो ये कहते हैं कि आपके इंडिया में भी तो हो रहा है एग्जाम, तब वहां पे दीजिए आप। बट इंडिया में मैंने जैसे कि पहले बताया कि खाली साल में एक बार होता है, जी। और सीट्स भी काफी, ये भी सेंटर वैसे तो दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई,
झारखंड है, मणिपुर पड़ता है, बट ये अकॉर्डिंग एग्जाम नजदीक पहले कैंसिल भी हो सकता है ये। सो यदि मैं दिल्ली में दे के देना चाहता हूँ, हो सकता है वो सेंटर कैंसिल हो जाए। सो मैंने रिस्क ना लेके तभी मैंने सोचा कि चलो वहीं से जाके देता हूँ, मतलब वहां पे श्योरिटी रहेगी, मुझे सीट मिल जाएगी वहां पे। ठीक है, ठीक है, ओके, ऑलराइट। अच्छा, एक चीज और कि आपने कोई ट्रैवल हिस्ट्री अपनी दिखाई है, मतलब अब्रॉड आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है, कुछ ऐसा दिखाया है आपने? हाँ, वो जो का एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, उस पर ये पूछते हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री का पूछते हैं। राइट, राइट। तो मेरा जो लास्ट था मेरा, दैट वाज इन 2017। तो लास्ट ट्रैवल वही था, वो भी थाईलैंड था मेरा। अच्छा, थाईलैंड का था आपका? दैट वाज आल्सो थाईलैंड का था। सो ओके, दिस वाज माय सेकंड ट्रिप। दैट वाज योर सेकंड ट्रिप। ओके, दिस वाज गोइंग टू बी योर सेकंड ट्रिप। हाँ, ओके, गोइंग टू बी सेकंड ट्रिप। ओके, ऑलराइट। तो और कोई चीज क्या जो आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ आप शेयर करना चाहेंगे फॉर आवर व्यूअर्स? एनीथिंग यू फील कि हाँ मैंने ऐसे कर दिया लेकिन ये ऐसा हो सकता था, ऐसी कोई चीज जो आप शेयर करना चाहते हैं? जी, सो फर्स्ट थिंग मुझे लगता है मेरी एप्लीकेशन मिसिंग था, कवर लेटर मिसिंग था मेरा। ठीक है। सेकेंड थिंग, मे बी एडमिट कार्ड होता तो मेरे फॉर्म पे और वेटेज होता, बिल्कुल, बिल्कुल। चांसेस कम होते रिजेक्ट के। हम्म, थर्ड थिंग इज दैट जो जिस टाइम पे मैंने ट्रिप प्लान किया, साउथ कोरिया एंड जापान का ये टूरिज्म पीक टाइम होता है ड्यू टू ओके, चेरी ब्लॉसम्स। ओके, ओके, या ठीक है, तो दैट कुड वन ऑफ द रीजन, बिकॉज आई वाज नॉट एडिंग वैल्यू टू द गवर्नमेंट, लाइक मैं उनको रेवेन्यू नहीं दे रहा था ज्यादा। राइट, सो इट वाज अ 3 डे ट्रिप एंड सारी मेरी बुकिंग्स हो, खाली मेरा खाने का पैसा खर्च होता वहां पे जाके। कोई घूमने घामने का मेरे पास टाइम था ही नहीं मेरे पास, एक्सेप्ट संडे इवनिंग मेरे पास कोई टाइम ही नहीं था। सो आई वाज नॉट एडिंग वैल्यू। उनके लिए मैं मीनिंगलेस हूँ, बिकॉज आई एम कमिंग टू देयर प्लेस एंड आई एम नॉट स्पेंडिंग, सो मीनिंगलेस है। ओके। ठीक है, दैट दैट थिंग आल्सो आई रियलाइज कि मे बी नेक्स्ट टाइम जब मैं अप्लाई करता हूँ, आई कैन ट्राई फॉर अ लीन पीरियड समवेयर अराउंड अक्टूबर नवंबर, और मे बी जून और जुलाई, मतलब कि गर्मी के टाइम पे वहां पे काफी गर्मी पड़ती है, जून जुलाई के टाइम पे तो टूरिज्म कम होता है। एंड अक्टूबर नवंबर ठंड में मतलब जनवरी टाइम पे भी टूरिज्म कम होता है, बट वहां पे ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, लाइक इट्स अनबेरेबल वहां पे ठंड होती है बाहर। ये उस टाइम पे जा सकते हैं, बट एग्जाम लिखना प्रॉब्लम हो जाएगी एग्जाम बिग नहीं। ठंड में। या जी और मुझे ऐसा लगता है, मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ व्यूवर्स के लिए कि अगर आपने ये 2 या 3 दिन का अगर कोई ट्रिप है, कोई पर्पस है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आपका 3 दिन का भी ट्रिप बनता है तो भी आप एक्सटेंडेड डेज के लिए अपना ट्रैवल पीरियड रखें, ताकि उनको ये लगे कि हाँ ये बंदा 7 दिन या 10 दिन कंट्री में रुकेगा और यहाँ यहाँ जी जाएगा, ये करेगा। आइटनरी होती है ना, जैसे कवर लेटर में आइटनरी होती है, तो जी उससे क्या होता है, एक जी बहुत मैंने strong- सोचा है। हाँ, तो वो टूरिज्म का भी कवर करना चाहिए ताकि खर्चा दिखाएं आप इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कोरियन कल्चर में, प्लस जो आपका मकसद है वो भी हल हो सके। Okay, Arindam ji, I जी think that's all we can think of today. Nice meeting you for your time. I wish you good luck कि आपकी फ्यूचर में जब आप एप्लीकेशन लगाएं जल्दी से जल्दी अप्रूव हो जाएं, और जब अप्रूव हो तो एक वीडियो आप हमारे साथ जरूर करें अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए हमारे जी साथ। बिल्कुल, जी तो बिल्कुल, एनालिसिस होगा कि मैंने क्या गलती करी उस टाइम, एनालिसिस, अब क्या अलग करा था। ये जरूरी है। बात कुछ नहीं, आई थिंक पीपल स्टिल शुड वेट एंड दे शुड अप्रोच द वीजा एप्लीकेशन ऑन द राइट टाइम, बिकॉज एज अनदम हैज सेड कि ये पीक सीजन है ट्रैवल का, और 2 या 3 दिन के लिए जो लोग जा रहे हैं दैट इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, कि बिकॉज कोई उनको उनकी इकोनॉमी में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, टूरिज्म में उनका कोई इससे कोई फर्क लंबा चौड़ा नहीं पड़ता। हालांकि और लोग जो जाते हैं दे आर दे स्पेंड लाइक अबाउट 7 days, 10 days, 15, 30 days. So that is not the case because यहाँ पे इनका मकसद कुछ और रहा है। ओके गाइज, आई होप कि आपने इस वीडियो को जरूर एंजॉय किया होगा। अगर किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें। कोई सवाल जवाब है कमेंट सेक्शन आपके पास है, पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक करते ही करते चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर ट्रैवल अपडेट्स ऑन अदर कंट्रीज एज वेल अपार्ट फ्रॉम साउथ कोरिया। आपको पता है थाईलैंड की सीरीज ज़्यादा मतलब मैं डालता हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम वी सी वैल्यू इन अदर कंटेंट एज वेल। सो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड आई सी यू वंस अगेन। अपना बहुत बहुत अच्छे से ख्याल रखने को। बाय।